हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम साई। यस, आप सबका स्वागत है इस सेशन में, जहां पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। द इशू पर्टेन्स टू आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। हर साल हम देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस में मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन तो आता ही है, ईदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस। दिस ईयर वी विटनेस दैट 2026 ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया था, मोस्ट प्रोबेबली मेंस में क्वेश्चन आएगा। व्हाई? बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने ऐसा डिसीजन आज तक पिछले एक साल में 3-4 बार ले लिया दैट वी विल कीप द मॉनेटरी पॉलिसी एंड वी विल मेंटेन द स्टेटस को। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो हमारा रेपो रेट है वह हम उसी रेपो रेट पे स्टिक करेंगे। करंटली दे आर कीपिंग इट एज 5.25%। ठीक है, नॉट चेंजिंग इट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। नाउ व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाट डज दिस सिग्निफाई, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 10 मिनट का हमारा डिस्कशन होगा एंड देन वी विल ऑल डिस्पर्स ऑफ। वेरी सिंपल, आरबीआई का प्रेरोगेटिव है दैट इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है थ्रू अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। ये 6 मेंबर्स में 3 आरबीआई के लोग होते हैं, जिसमें से गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड एन आरबीआई ऑफिसर, 3 लोग। एंड 3 people who are nominated by Government of India. Very simple, they take the decision with the majority. Governor has a casting vote in case of tie. Very simple, खत्म कहानी। इन्होंने डिसीजन लिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी और वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द रेपो रेट। बट ऐसा क्यों करेंगे? वाई टू कीप रेपो रेट एट 5.25%? क्यों करना है ऐसा? वाई टू कीप इट स्टेबल? क्योंकि अगर ये रेपो रेट को डिक्रीज कर देते, व्हाट वुड हैव हैपेंड बाय डिक्रीजिंग द रेपो रेट? इससे क्या होता? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता। मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों होता? क्योंकि बिकॉज बाय डिक्रीजिंग रेपो रेट इट इज सिग्निफाइंग दैट बैंक्स नाउ नीड टू कीप लेस लीगल रिजर्व्स, और आई वुड से banks can, I would say, attain or can have low interest loans from RBI. So what does this mean? It means that RBI जब बैंक को लोन देगा इट विल बी ऑन लो इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक के पास लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला तो बैंक ये लोन आगे पास करेगा ऑन लो इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो लोग जो है वो ज्यादा लोन्स का जो डिसबर्सल होगा वो ज्यादा होगा। पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, विच मीन्स 2 चीजें। एक, या तो एंटरप्रेन्योर्स they will start investing more or people may take consumer loans more. कंज्यूमर लोन्स ज्यादा ले लेंगे लोन लोग। अब समझो इस चीज को, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पे बढ़ रही है मींस यहां पे कुछ चीजों की डिमांड डायरेक्टली बढ़ सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ सकती है, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, अब इन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, ये वो चीजें हैं जिनका ग्लोबल मार्केट में प्राइस ऑलरेडी हाई चल रहा है, प्राइस इज ऑलरेडी हाई। इन सब चीजों का, क्रूड ऑयल का, इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारी और चीजें हैं जो बाहर से आ रही है, जो इंपोर्टेड चीजें हैं, और इनका प्राइस ऑलरेडी हाई चल रहा है। अगर इन्हीं की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नाउ विच वी आर डूइंग करंटली, हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं
से फॉर एग्जाम्पल वी आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, और अगर इस क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है और हमें और ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना है, तब क्या होगा? नाउ दिस क्रूड ऑयल जब इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो लास्ट ईयर और पिछले महीने अगर इसका प्राइस था पर बैरल $100, अभी इस साल या इस महीना इसका प्राइस हो गया है $120। वेरी सिंपल, वन क्रूड ऑयल बैरल, अगर ये प्राइस इंक्रीज हो गया है, ये $20 जो है, जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं $20, ये $20 कहां से जा रहे हैं? दे आर गोइंग आउट ऑफ द आरबीआई एक्सचेकर, आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व से ये पैसा बाहर जा रहा है। एंड वंस दिस मनी इज गोइंग आउट ऑफ द आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, इट मीन्स दैट ये जो $20 का इफेक्ट है, ये किस पे आएगा? ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आएगा। एंड नाउ ड्यू टू द प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट, वी विल सी अ प्राइस राइज इन आवर डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। दैट इज वाई पेट्रोल का भी प्राइस इंक्रीज हुआ है बाय 7.5 रुपीज। 7.5 रुपए का प्राइस राइज हुआ है पेट्रोल में। रीजन इज दिस इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इतना ही नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। से फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे व्हेन इंडियन मार्केट इज विटनेसिंग अ ब्लड बाथ, जब हमारे मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, हमारा मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। जैसे अभी 3 दिन पहले की न्यूज है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर 12.5% का टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे मार्केट में एक बहुत ही बड़ा शॉक देखने को मिला। नाउ इफ यू सी द नेट FDI इनफ्लो इन इंडिया, नेट FDI इनफ्लो, दैट मीन्स जितना आ रहा है पैसा और जितना बाहर पैसा जा रहा है, द कैपिटल फ्लाइट विच इज हैपनिंग, दिस हैज डिक्रीज्ड from the past year. Why? Because more money is flowing out of India to outer markets. अगर हम इस टाइम पे अपने मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? People will borrow loans, they will take loans in India and then invest it in international market. हो सकता है यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर ले, हो सकता है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर ले, यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर ले। Now that is a problem. So when we look at the global scenario, these interest rates are not just influenced by the domestic rates or by the domestic activities, but yes, we do take care of international uncertainties and global shocks also. ठीक है, समझ में आ गई बात? Now let's understand the topic. Despite mounting inflationary pressures from spiraling crude oil prices and West Asian conflict, inflation किस लिए है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में? वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान और यूएसए का एंड पैलेस्टीन का, ये इजराइल का। सो डिस्पाइट माउंटिंग द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल एंड वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, द मॉनेटरी पॉलिसी केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड। सिंपल, वी डिस्कस्ड इट. व्हाई डिड आरबीआई कीप मेड अ पॉज ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑफ? बिकॉज आरबीआई सेज दैट वी विल टेक अ वेट एंड सी स्टांस. क्या हम पहले वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में. जब तक ग्लोबल मार्केट में सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक हम अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बचा के चलते हैं. लेंडिंग रेट्स आर अनलाइकली टू राइज इन द नियर टर्म्स, मतलब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं होने वाली है. EMIs, home, vehicle, personal loan, they will remain stable and deposit rates are expected to keep stable. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देते, इंडिया में इन्फ्लेशन अभी हाई चल रहा है, ठीक है, ऑयल का भी इन्फ्लेशन है और बाकी सब चीज़ों की वजह से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है. इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से वी शुड हैव डन व्हाट, हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देना चाहिए था ताकि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए. बट वो मनी सप्लाई डिक्रीज नहीं कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस. क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो हो रही है, दिस इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है उतनी ज्यादा जितनी ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है. डू यू अंडरस्टैंड? वेस्ट एशियन फैक्टर, व्हाई वेस्ट एशिया इज इन्फ्लुएंसिंग आवर इकोनॉमी, or why is it keep I would say creating an inflationary pressure on Indian economy because of the I would say conflict which is going in West Asia between Iran, USA and Israel. इतना तो हमें समझ में आता है. Now due to this stance, अभी जो नया ग्रोथ का फोरकास्ट है नए क्वार्टर के लिए, they say that ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, जो इससे पहले अप्रैल के महीने में
लास्ट टू लास्ट मंथ, अभी जून चल रहा है, मई, अप्रैल में जो हमारा फोरकास्ट था दैट 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 विल ग्रो एट 7.6%, इसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल ग्रो एट 6.6%। ठीक है, ये याद रखना है उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है अगले, हाँ याद रखना, जिनका एग्जाम अगले इस साल में होने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये फिगर याद रख लेना। वन मोर थिंग, इन्फ्लेशन का टारगेट भी इंक्रीज हुआ है और ये बोला जा रहा है दैट फाइनेंशियल ईयर 2027, द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 वी विल विटनेस एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5.1%। ये भी फिगर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, दो चीजें डन। मेन रीजन क्या है और इसकी वजह से क्या क्या होगा अगर हमने इन्फ्लेशन रेट्स, अगर हमने इंटरेस्ट रेट्स सेम रखी, रेपो रेट अनचेंज रखी। सबसे पहला इंपैक्ट आएगा फ्यूल पे, बिकॉज डिस्पाइट 7.5 रुपये का इंक्रीज हुआ है फिर भी हमने कोई भी चेंज नहीं किया है एंड ये 7.5 रुपये में 35 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट जो हमारे CPI पे है, हमारा CPI 0.35%, हाँ 0.35%, 0.35% हमारा CPI और आई वुड से इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हुई है, ये जो मैंने अभी बोला 5.1%, इसमें से 0.35% इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ द फ्यूल इंपैक्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया। हीट वेव कंडीशंस और जो इस साल एल नीनो ईयर होगा उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी रिस्क है बिकॉज देयर हैज बीन हाई इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ अराउंड 8.3% इन अप्रैल टू अप्रैल मंथ। सो दैट इज वाई अभी हमारे यहाँ हाई इन्फ्लेशन चल रही है। टू कर्ब दिस हाई इन्फ्लेशन the suggestion would have been very simple to decrease to increase the repo rate, but increase नहीं हो रही है। reason is simple, क्या reason? global instability। डन है यहाँ तक। we will be breaching the target, that is 4% का जो medium term target है हमारा, we have a target of 4% plus minus 2%, that is the upper band for our economy, for our inflation is 6%, 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, but yes it is expected that inflation will be at 5.1%। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है that जब भी ऐसा कुछ होता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, तो सबसे पहली चीज़ जो हिट करती है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज एनर्जी प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी। अगर फाइनेंशियल मार्केट वोलेटाइल हो जाए, अगर कभी भी सडन ब्लड बाथ हो जाए, मार्केट में कभी भी कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट ना दिखे, हमेशा ये लगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, सर्टेनिटी नहीं हो मार्केट में, तब जाके ऐसी चीज़ें कंडीशंस पैदा हो जाती है व्हेन और इस टाइम पे नो वन इज़ रेडी टू इन्वेस्ट, नो वन इज़ रेडी टू टेक रिस्क एंड नो वन इज़ रेडी टू लेंड मनी। उस टाइम पे थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। इसकी वजह से बोरोवर्स और बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमने बोला अभी EMI चेंज नहीं होंगी, बिजनेसेस दे माइट सीक स्टेबल बोरिंग का कॉस्ट्स एंड डिपॉजिटर्स में ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट दे विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड इट विल क्रिएट एज स्टेबल मार्केट। हाउएवर, एक चीज़ याद रखनी है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिस्क्स हमारी इकोनॉमी में क्या क्या है। पहली रिस्क है दैट इज रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड, मतलब ये हमारी स्ट्रेंथ है, नॉट रिस्क। वाई? बिकॉज हम चाइना के जैसे नहीं है कि हमें हर एक चीज़ एक्सपोर्ट ही करनी है, नहीं। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है बेस्ड ऑन, हाँ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है बेस्ड ऑन वन थिंग ऑल्सो दैट इज आर डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया नेवर हैज़ अ डर्थ ऑफ डिमांड। हमारे यहाँ डिमांड डोमेस्टिक लेवल पे है, अगर प्रोडक्शन होती भी है हम खुद कंजप्शन कर लेते हैं। हम चाइना की तरह नहीं है कि हमें सब ही एक्सपोर्ट करना है, बट येस ड्यू टू, हाँ वन मोर थिंग इज देयर, ड्यू टू बीइंग अ सर्विस लेड इकोनॉमी वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है हमारे पास कि हमारा जो पैसा है वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? BPO इकोनॉमी, और यूजुअली वी कॉल इट दैट इंडिया इज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ही यही है दैट हमारा जो पैसा बाहर से आ रहा है बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग दैट विल कीप ऑन फ्लोइंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक USA, UK इन कंट्रीज में जहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जब तक वहाँ पे इंस्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमारी कंट्रीज पे, हमारी इकोनॉमी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेड डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, रादर इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज वी हैव क्रॉस्ड। हाँ, expanding manufacturing sector and growing service activities, these are the three things which provide strength to our economy. However,
because of the West Asian conflict, crude oil prices, global trade uncertainty, capital outflows, which I told in the beginning of the lecture, and the rupee pressure, the pressure on the rupee's depreciation. These all are the weaknesses of our economy and external risks. With this, I will stop over here. That was all for today's discussion. I wish you all the best. Thank you for being here. Jai Hind.